हेलो गाइस, वेलकम टू एजू संभव। तो जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी जो सेल के टाइप्स हैं एंड स्ट्रक्चर है एंड जो एक ओवरव्यू है ऑर्गेनेल्स का ले चुके हैं। एंड जो ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को, सो दैट आपको एक क्लियर हो जाए एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्लियरली आंसर कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा एनिमल सेल स्ट्रक्चर का। तो जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक एनिमल सेल स्ट्रक्चर की ही इमेज है, जिसमें आप इसके जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जिसको आप ह्यूमन ऑर्गेन से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जो ये आप देख पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, जो ये पूरी लेयर है, ये लिपिड एंड प्रोटीन्स की लेयर होती है और इसी के रिगार्डिंग हमारा मेनली डिस्कशन रहेगा। बट जो इसके और भी ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है, वैक्यूल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियल्स एंड आर रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, रिबोसोम्स, लाइसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, गोल्गी वेसिकल्स, गोल्गी अपार्टस एंड सेल मेम्ब्रेन्स। आपको जो इससे पहले वीडियो थी उसमें मैं क्लियरली बता चुका था, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनके बीच में। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनकी मतलब एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये सारा मतलब जो आउटर वर्ल्ड है, सेल के आउटर जितना भी इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है एनिमल सेल। और अगर यही प्लांट का केस होता तो प्लांट के केस में सेल वॉल भी होती है। तो वही डिफरेंस होते हैं इनमें। बट आज जो हमारा कंसर्न रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन से रहेगा, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो अपना सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। एंड ये क्या करती है, जितना भी मतलब आउटसाइड ऑफ सेल इन्वायरमेंट है, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट से अलग रखती है। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं या जो सेल के अंदर यूनिट्स है, जो ऑर्गेनल्स है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। कोई भी मतलब चीज़ आके सेल के जो इंटरनल है उसके अंदर तो एंटर कर नहीं सकती। उसकी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर सेल को देती है। अभी बेसिकली जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ये बाई लेयर होती है, मतलब डबल लेयर होती है। एंड ये सेमी परमेबल है, सेमी परमेबिलिटी को हम अभी डिस्कस करेंगे। देन इसके अंदर प्रोटीन की लेयर भी होती है एंड हाइड्रोफोलिक हेड होता है जो वाटर लविंग हेड होता है। एंड 2 हाइड्रोफोलिक टेल्स भी होती हैं, हाइड्रोफोबिक जो वाटर हीटिंग टेल्स होती हैं। अब उनका भी क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर होता है, जो मतलब बाहर के हार्मोन से अगर कोई मैसेज अंदर भेजना है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो प्रोटीन की लेयर होती है, वो उसमें हेल्प करती है। अब जो ये लिपिड लेयर, लिपिड बाई लेयर है, लिपिड से आप समझ सकते हैं जैसे ऑयल को समझ सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, फैट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब लिपिड का यूज़ क्या है, लिपिड का यूज़ ये है कि अगर एक ऑयली लेयर है तो हमारी बॉडी के अंदर आप अगर इमेजिन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं लिक्विड स्ट्रक्चर ही है। हमारी जब बॉडी 70% ऑफ वाटर है तो कहीं ना कहीं वाटर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का भी। तो ऑयल अगर है, लेयर अगर लिपिड है, तो ऑलरेडी मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अगर कोई बाहर का कोई भी वाटरी अगर सब्सटेंस है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो मतलब सेल के लिए पॉइजनस है, ऐसे सब्सटेंस से ये लिपिड लेयर हमें प्रोटेक्शन देती है। और सेल को अगर कोई मैसेज देना है, कोई उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो प्रोटीन जो लेयर होती है, जो प्रोटीन उसके अंदर कॉन्स्टेंट होते हैं, वो बाहर की जो एनवायरनमेंट है, जो बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आनी है, बाहर का जो कॉन्स्टेंट है उससे मतलब जो कॉन्टैक्ट सेल के अंदर आप पहुंचाएगा, वो प्रोटीन लेयर का काम होता है। अब ये कहता है कि सेमी परमेएबल भी है। अब या तो कोई चीज़ बिल्कुल परमेएबल होगी जो सब कुछ अलाउ करेगी अपने अंदर, बट सेल तो नहीं कर सकता सब कुछ अलाउड, ठीक है। सेल अगर वॉल ही, जो सेल वॉल है, मतलब सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, अगर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर प्रोटेक्शन नहीं देगी सेल को, सेल मेम्ब्रेन जो है, तो फिर जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको डेंजर रहेगा, ठीक है। कोई भी अगर जो मतलब फॉरेन एलिमेंट है वो सेल के अंदर एंटर करेगा और उसको डैमेज कर सकता है।
इसलिए ये बहुत ही सिलेक्टिवली परमेएबल है। जैसे कि अगर सेल एक जैसे काम करता है तो उसमें CO2 प्रोडक्शन होती है, वेस्ट निकलता है वो एज अ CO2 निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन के। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो अलाउड करता है बाहर जाना, ठीक है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी तो ऑक्सीजन एंटर करेगी, ठीक है। तो सिलेक्टिवली तो अलाउड करना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन को भी। तो इसी तरह से है, वो सिलेक्टिवली जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है सेल के अंदर उनको अलाउड करते हैं, जो मैसेजेस ज़रूरी है उनको अलाउड करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। अब जो ये प्रोटीन स्पाइक है, तो यही इसकी जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है उसका रीज़न है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंडली स्ट्रक्चर भी है, सपोर्ट देती है सेल को, फॉर्म भी जो देती है। नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड इन्वायरमेंट पर प्रोवाइड करती है सेल को, मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर है वही रहेगा, और जो परमेबिलिटी है, जो सिलेक्टिवली अलाउड है, वही चीज़ें आएंगी। और ऐसा नहीं है कि कभी भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो जो साइटोप्लाज्म है अंदर का या न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्शन देना, या सेल ऑर्गन हो गए जो उनको प्रोटेक्शन देना, ये काम है इसका। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन होता है विच इंटरेक्ट विद अदर सेल्स। वो मैं आपको पहले भी अभी बता चुका था कि प्रोटीन का काम है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ। तो आउटसाइड इन्वायरमेंट पे क्या आएगा, अदर सेल्स ही आएंगे। देन अब ये प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, ये एक तो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, मतलब कि शुगर एंड प्रोटीन मोइटी है इसमें। एंड देयर कुड बी ए लिपिड प्रोटीन्स, मतलब फैट या प्रोटीन होगा। एंड जो ये प्रोटीन है जो आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हेड होता है बाहर की तरफ, ये क्या करता है, अलाउ करता है वन सेल को अदर सेल्स के साथ इंटरेक्शन। तो मैं कम्युनिकेशन का तो मैं आपको इसको बता ही चुका हूँ कि कम्युनिकेटिंग व्हीकल है सेल का। देन इसमें है कि एक फंक्शन इसका ये भी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। अब सेल को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, जो उसका फंक्शन है, सेल सारा काम करता है हमारी बॉडी का, ठीक है। उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं अपने अपने डिवीजन ऑफ लेबर जब वो करते हैं तो उसके लिए उन्हें एनर्जी भी चाहिए। एब्जॉर्बेशन सेल्स भी होते हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन है उसका काम क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। तो जो न्यूट्रिएंट अलाउड करने उनको अलाउड करेंगे। कुछ सेल्स का काम फिल्ट्रेशन करना, जैसे लेबर सेल्स हो गए, वो फिल्ट्रेशन करेंगे। तो जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे। तो अब इसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस मेम्ब्रेन का, वो यही है कि एंट्री का देना, एंट्री क्लोज करना फॉरेन मटेरियल्स की। मेम्ब्रेन है जो, जैसे सेल वॉल नहीं है यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है। तो वॉल का काम क्या होता है वो आप समझ सकते हैं, इंटरनल चीज़ों को बाहर से सुरक्षित रखना, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो यही है इसमें, बस सिलेक्टिव परमेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आपको समझनी है कि वो लिमिटेड चीज़ों को अलाउड करती है, हर चीज़ को अलाउड नहीं करती है। तो बस ये थोड़ा फोकस में रखने वाला बात है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके और रिलेवेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। बहुत ही लो लेवल में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं इसमें। उनका भी एक अपना फंक्शन है कि जो विच डेकोरेट बोथ द प्रोटीन एंड लिपिड एंड हेल्प सेल्स रिकग्नाइज ईच अदर। तो रिकग्निशन का फंक्शन भी होता है कि सिमिलर सेल्स मिले, और ये ना हो कि मतलब कोई जो डिसिमिलर सेल हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनकी इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन ये एब्सटेन करता है। इसमें मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये भी इसका पार्ट है। इसमें हमको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ने को मिल जाएगा। ये क्या पैसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसको पढ़ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। देखिए इसका डिफ्यूजन क्या है, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजनल ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो देखिए जनरली फिजिक्स का रूल है, अगर कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो कहाँ जाएगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जाएगा, रिलीज़ करेगा खुद को। तो यही डिफ्यूजन के केसेस में होता है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे जब आप, अगर इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि डिफ्यूज़न में जो गैस लिक्विड सॉलिड हैं, कोई भी एलिमेंट हो वो वर्क करता है,
बट जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ लिक्विड के लिए है, वाटर के लिए है। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे इसकी डेफिनेशन कहती है, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजनल ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब तक? अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो इनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ इनको पुश करती है। अब जो लाइटर होंगे और वार्मर होंगे, मतलब टेम्परेचर जिनका ज़्यादा होगा, लाइट होगा, वो ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़न उस केस में होती है। जैसे आयंस मॉलिक्यूल्स, CO2, ऑक्सीजन, वाटर, इन केसेस में हो जाती है। अब एक इलस्ट्रेशन जैसे लेके देख लेते हैं हम। 2-3 ड्रॉप अगर डाल देते हैं, इफ़ वी पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंक इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम क्या देखेंगे कि एक रैपिड डिफ्यूजन हमको देखने को मिलेगी। अगर जैसे केस हो शुगर का, शुगर के लिए तो हमें एक्टिव एनर्जी लगानी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है, उसको डिसॉल्व करने के लिए। बट इस केस में क्या होगा, इंक के केस में, क्योंकि ये लाइट मटेरियल है तो ये बड़ी फास्ट और रैपिड इसके अंदर डिफ्यूज़न होगी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिफ्यूज़न। आपको बता देता हूँ, गैस में ज़्यादा होता है, मतलब गैस के पार्टिकल इतनी अच्छी तरह से बाउंड नहीं होते एक दूसरे से, तो वो उसमें काफ़ी फास्ट डिफ्यूज़न रेट होता है। लिक्विड उससे थोड़ा ज़्यादा बाउंड होते हैं, और सॉलिड में तो बहुत ही अच्छे से बाउंड इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें डिफ्यूज़न की रेट काफ़ी कम होती है। जैसे शुगर का एग्जांपल दिया, काइंड ऑफ है तो वो सॉलिड ही, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। एंड अगर लिक्विड है वो जल्दी हो जाएगा, और गैसेस तो बिल्कुल रैपिडली होती हैं, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली। तो इसमें जो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो CO2 की प्रोडक्शन है वो सेल के अंदर बहुत हायर कंसंट्रेशन में हो जाती है, क्योंकि सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ टेक प्लेस कर रही हैं। जब CO2 की प्रोडक्शन होगी, आप इसको ऐसे भी इमेजिन करिए कि हमारे बॉडी की फैक्ट्री है। अब जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होती है तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बस उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं उसके। सल्फ़र ऑक्साइड हो गई, डाइऑक्साइड हो गई, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गई, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उस तरह की गैसेस भी होती हैं। लेकिन हमारे केस में CO2 ही है। और ये तो आई थिंक आप सबको अवेयर होंगे कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल एक्सहेल का जो प्रोसेस है, जो एयर प्योरीफिकेशन है, वो इंटरनली होती ही सेल के अंदर से ही निकलती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो सेल के अंदर ही टेक प्लेस करती है। और जब सेल के एनवायरनमेंट के बाहर और सेल के एनवायरनमेंट के अंदर का डिफरेंस है, वो सेल की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब सेल में ज़्यादा ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो गया इस टाइम वो, तो वो मूव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एंड जब वो मूव कर जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। तो डिफ्यूज़न का यही है, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसमें कोई एक्टिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में किसी चीज़ को भेजना हो, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न आई थिंक आपको क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ भी आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्मोसिस का केस है। ये भी एक फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें, एक तो ओनली लिक्विड है, इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सॉल्यूशन का, कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। और ये ध्यान में रखना होगा कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। ये आप बिल्कुल इस चीज़ को फोकस में रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस करोगे तो इसको समझने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट इज सिमिलर टू डिफ्यूजन and involves a solvent moving through a selectively permeable or semi-permeable membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration। तो ये एलिमेंट तो इसका सेम ही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। एंड ये सिमिलर भी है डिफ्यूजन के, बट थोड़े इसमें डिफरेंसेस भी हैं कि इसमें एक तो ओनली लिक्विड रहेगा। तो यही है, इसमें आपको एक सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो चीज़ डिसॉल्व होती है, जैसे कि अगर हम एक वाटर एंड सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, इन ए ग्लास ऑफ वाटर अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, स्पून और 2 स्पून, तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्ट रहेगा इस टाइम, और जो सॉल्वेंट है वाटर रहेगा। अब सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। एक होगा आइसोटोनिक, एक होगा हाइपरटोनिक, एक होगा हाइपोटोनिक। अब जैसे कि हाइपरटोनिक आपने सुना,
तो आपके माइंड में आएगा हाइपरटोनिक सुनते ही कि जैसे हाइपरसोनिक भी होती हैं, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, हाइपरसोनिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, मतलब वो स्पीड को कहीं ना कहीं बताती है कि हाइपर दैट मीन्स मोर। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब थिंग विल गेट आउट। वाई? बिकॉज देयर इज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड इफ वट वी हैव रेड कि इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस थिंग्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन विल मूव टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो भाई इस टाइम जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलेंगी। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसी चीज़ को पुट किया है, ठीक है, तो थिंग्स विल गेट आउट ऑफ दैट थिंग। मतलब सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कर रहे हैं तो इस टाइम जो हाइपरटोनिक है वो किसकी रिलेवेंस में, ये समझना भी ज़रूरी है कि जिस सॉल्यूशन में पुट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के कंपेरेटिवली जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की, वो हाइपरटोनिक है। वो हाइपरटोनिक है तो मतलब जिस सॉल्यूशन में पुट कर रहे हैं वो उससे हाइपोटोनिक है, उसमें कम है, सॉल्यूशन इज लेस। चीज़ हम पुट कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट को वो हाइपरटोनिक है तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी स्लाइड में। ये देखिए, ये एक सेल का एग्जांपल है कि ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल। अब जब आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें ये H2O का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से जा रहा है तो ये इक्वल है, सेल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि ये देखिए इसका साइज बढ़ रहा है, मतलब वाटर इज कमिंग इनसाइड द सेल। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक है। अब जब हाइपोटोनिक कोई चीज़ है, कम है, तो कम में तो हायर सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्यूशन ज़्यादा है तो इसका तो अंदर ही आएगा ना भाई। और ये हाइपरटोनिक है, मतलब ये इस सॉल्यूशन में जो वाटर की वो है जिसके अंदर सेल को डाला है, मतलब क्वांटिटी है वो कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सेल इज़ हाइपरटोनिक। तो इससे बाहर निकलेगा ना, क्योंकि हायर एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो यही है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में होता क्या है कि सबसे जो आइडियल कंडीशन है वो आइसोटोनिक ही होती है, ना ज़्यादा रहे ना कम रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ही हमें, मतलब हमारे सेल को प्लेस होना चाहिए। तो यही था इसका जो मेन टॉपिक था। इसका हम थोड़ा सा एक बार इमेज भी देख लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की इमेज है, ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था फॉस्फोलिपिड का। इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है दो, जो वाटर लविंग नहीं होती। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे ये हेड है एंड ये टेल है, ठीक है। ये इसकी लेयर है, डॉल लेयर है, जिसके ये इन बिटवीन लिपिड की लेयर बनी हुई है। अब इसको और क्लियरली देख लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है इधर, जैसे मैंने आपको बताया था शुगर भी इसके अंदर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखिए इधर। कोलेस्ट्रॉल वही लिपिड वाले जो आपको बताया था, एंड ग्लाइकोलिपिड, सरफेस प्रोटीन जो कॉन्टैक्टिंग सेल होते हैं, कम्युनिकेटिंग सेल्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन अगेन वही कम्युनिकेटिंग सेल्स जो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है इसमें, एंड बेसिकली कम्युनिकेशन ही उसका, या फिर जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना इसका काम है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ चुके हैं। एंड हमारा जो ये टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। लिपिड एंड प्रोटीन की लेयर होती है, डबल लेयर्ड होती है, और इस रिसेप्टर इसमें होता है प्रोटीन, और लिपिड इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, सेमी परवेबिलिटी इसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और अलाउड करना न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट को, एंड जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, उसको बाहर करना। एंड इसके अंदर फिर हमने ये भी पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जो मॉलिक्यूल्स का हायर रीजन से लोअर रीजन में, वो हमने पढ़ लिया था कि डिफ्यूज़न के ही द्वारा जो इसमें CO2 और ऑक्सीजन का प्रोसेस है वो काम करता है। ऑस्मोसिस भी हमने पढ़ लिया, जो एक सेकंड फॉर्म ऑफ मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक।
एंड उसके केसेस पढ़े कि इसमें क्या होगा। तो गाइस यही थी वीडियो आज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसमें कवर कर लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी जो ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनको कवर कर लेंगे एंड उसके बाद इसका एक जो MCQ सेशन है वो करके इसको कम्प्लीटली रेडी कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ओके, हैव ए नाइस डे।